आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही जो टॉपिक है इनकी हियरिंग इम्पेयर्ड है उस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर से थोड़ा सा आगे आते हुए स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ द हियरिंग लॉस। इससे पहले जो क्लास है, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी है, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है, पहले आप उसे देखिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आज का चैप्टर आपको। पिछली वीडियो में हमने जो ईयर एनाटॉमी है वो कंप्लीट की थी कि ईयर का अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा जो ईयर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में की थी विद पिक्चर्स और विद वीडियो। तो एक बार आप पहले उस वीडियो को देख कर आओ, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ आएगी। तो आज हम देखेंगे कि हियरिंग इम्पेयर्ड में जो हियरिंग लॉस है वो कितने टाइप का होता है और सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। हियरिंग लॉस रेफर्स टू द रिड्यूस एबिलिटी, यानी कि ये एक रिड्यूस एबिलिटी है साउंड की। इट कैन अकर ड्यू टू द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम, यानी कि हमारे कान के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उस वजह से ऑडिटरी सिस्टम यानी कि सुनने में प्रॉब्लम हो जाना। इंक्लूडिंग आउटर ईयर में प्रॉब्लम होगी, मे बी इन मिडल ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, इनर ईयर में, और ऑडिटरी नर्व्स, इवन ब्रेन तक जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर साउंड ब्रेन तक या फिर ऑडिटरी नर्व तक नहीं पहुंच रही है तो हमारे कान में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है अलग अलग कान के अलग अलग पार्ट्स में होने की वजह से सुनाई ना देना होता है रिजल्ट इसका। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हेल्प्स इन प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि जब आपको पता चलेगा कि ईयर के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, उसी अकॉर्डिंग आप हियरिंग लॉस जो स्टूडेंट है या फिर पर्सन है उसको प्रॉपर डायग्नोस कर पाओगे, ट्रीटमेंट कर पाओगे और रिहैबिलिटेशन दी जा सकती है उस बच्चे को या उस पर्सन को। आई होप वो इतना समझ आ गया होगा। तो हियरिंग लॉस का मतलब क्या है? हियरिंग लॉस रेफर्स टू आर reduced ability to hear. It can occur due to problems in different part of the auditory system. Including outer ear, middle ear, inner ear, auditory nerves or brain. Understanding the different type of hearing loss helps in proper diagnosis, treatment and rehabilitation. इतना समझ आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं कितने टाइप के हैं। पहला है हमारा जो टाइप ऑफ द हियरिंग लॉस है, पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दिस इज द फर्स्ट वन। कौन सा है ये? कंडक्टिव हियरिंग लॉस पहला है ये, फर्स्ट नंबर। कंडक्टिव हियरिंग लॉस अकर व्हेन अ साउंड कैन नॉट ट्रैवल एफिशिएंटली थ्रू द आउटर और मिडल ईयर। देखो ये याद रखना, आउटर और मिडल ईयर, ये लाइन अपने दिमाग में रखना। कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमेशा आउटर और मिडल ईयर की प्रॉब्लम की वजह से होता है। टू द इनर ईयर, एक चीज़ और है, जब आउटर ईयर और मिडल ईयर से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, वो इनर ईयर तक पहुँच ही नहीं पा रही, तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर ज़्यादातर जो कॉजेज़ हैं वो ये है, ईयर वैक्स ब्लॉकेज, कान के अंदर जो वैक्स होती है उसके अंदर ब्लॉकेज होगी या फिर वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, ईचिंग हो रही है। ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर में इन्फेक्शन होना, आपने सुना होगा लोगों के कान में फ्लूइड हो जाता है, जिसमें कान में लाइक पानी निकलना, पस निकलना, इस तरह की चीज़ें, तो ओटाइटिस मीडिया वो होता है। फ्लूइड इन द मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड जो होता है वो आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बोन्स हैं वो ठीक से मूव नहीं कर पा रही हैं, तो फ्लूइड हो जाता है मिडल ईयर में। परफोरेटेड ईयर ड्रम, परफोरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ फट जाना, टूट जाना। तो हमारा जो ईयर ड्रम है, कहते हैं ना डॉक्टर्स की तिल्ली या फिर कोई भी ईयरबड्स या कोई भी नुकीली चीज़ कान में नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईयर ड्रम बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और आराम से वो फट सकता है। इसी वजह से कान के ईयर ड्रम में अगर दिक्कत हो जाए तो उसे परफोरेटेड यानी कि फटा हुआ कहा जाता है, या फिर कोई भी थोड़ा सा भी लाइक छेद हो रखा है उसमें या कहीं से, मतलब ईयर ड्रम बहुत छोटा, बहुत पतला सा एक पर्दा टाइप होता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसे परफोरेटेड होना कहते हैं। ठीक है, फिर है ऑटोस्क्लेरोसिस, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ। कान के अंदर अगर एबनॉर्मल बोन ग्रोथ हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो बोन की ग्रोथ है उसके लिए हमारे एक्चुअल कान के स्ट्रक्चर में जगह नहीं होती है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस, याद रखना है इसको, एक बार नोट डाउन कर लेना आप लोग, इससे रिलेटेड पिक्चर आपको आगे दिखाई देगी। नेक्स्ट, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली ये टेम्परेरी होता है, ये ध्यान रखना, ये टेम्परेरी है, मतलब इसको क्योर किया जा सकता है, यू कैन बी क्योर विद इट, ये आप क्योर कर सकते हो आराम से। तो
पहला क्या है, इसको क्योर किया जा सकता है। 1 सेकेंड। सो ऑफ्टन मेडिकली एंड सर्जिकली ट्रीटेबल, दवाई के थ्रू या फिर सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। हियरिंग एड मे बी बेनिफिशियल और रिक्वायर। हियरिंग एड जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपने कुछ बच्चों के कान पे एम्पलीफायर लगा हुआ देखा होगा, एक छोटी सी एक डिवाइस होता है जो कान पे लगाया जाता है। ये कॉकलियर ट्रांसप्लांट नहीं होता है, ध्यान रखना। कॉकलियर ट्रांसप्लांट डिफरेंट चीज़ है और जो हियरिंग एड्स हैं वो डिफरेंट है। एक छोटा सा मतलब लाइक एक डिवाइस लगा होता है कान में, जो जिन बच्चों को दिक्कत होती है कान में सुनने में, या फिर हो सकता है हियरिंग एड्स की वजह से आप इनको सुनने में हेल्प कर सको, तो ये टेम्परेरी है, आप इसे क्योर किया जा सकता है विद द ट्रीटमेंट्स। ठीक है, आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ से, ये क्या है, ईयर वैक्स इन्फेक्शन है। यहाँ पर हो सकता है ईयर वैक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रखी हो। देखो ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम में यहाँ पे छेद हो रखा है, इसे परफोरेशन कहते हैं। यहाँ पर ये जो बोन है, ओटाइटिस मीडिया जो हमने अभी पढ़ा था, वो अंदर जो बोन है उसमें प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें। इस वाले एरिया में देखो, ये जो एरिया है इसमें फ्लूइड का भर जाना इनर ईयर में, उसको भी कह सकते हैं। इन्हें यहाँ पर जो इनर ईयर है यहाँ पर फ्लूइड भर सकता है, यानी कि पास हो जाना, जिसकी वजह से जो साउंड है वो अंदर नहीं जा पा रही है, फिर प्रॉब्लम हो रही है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हो। तो यहाँ पर लाइन भी लिखी है, साउंड वेव कैन नॉट रीच द इनर ईयर प्रॉपरली। इसकी वजह से जो साउंड है वो इनर ईयर तक नहीं पहुँच पाती, आउटर और मिडल ईयर में प्रॉब्लम होने की वजह से। आगे है सेकेंड वन इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। इसके अंदर सेंसरी न्यूरल में बेसिकली क्या होगा, डैमेज होगा कॉक्लिया में या हेयर सेल में। आपने देखा होगा कान के जो हमने लास्ट क्लास देखी थी उसमें एक वीडियो के अंदर जो कॉक्लिया अंदर छोटे छोटे और अंदर और ऊपर ना छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक सेल होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाना, या फिर ऑडिटरी नर्व्स में, ऑडिटरी जो नर्व है हमारी उसमें प्रॉब्लम हो ना। ऑडिटरी नर्व्स हमने पिक्चर देखी थी अभी पीछे, उसी में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक चीज़ देखना, सेंसरी न्यूरल जो है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस occur due to the damage in cochlear, hair cell और the auditory nerves। ये सिर्फ कॉकलिया और हेयर सेल में, ऑडिटरी नर्व्स में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से है। इसके होंगी खास, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें पहला है परमानेंट, यूजुअली इट इज़ अ परमानेंट, मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट हियरिंग लॉस, मैनेज यूजिंग हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट। अब देखो कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है, पिक्चर में दिख रहा होगा, कॉकलियर में यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक रिसीवर है और यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है, दिख रहा है। ये पूरा का पूरा इस तरह से लगाया जाता है। कुछ जो बच्चे हैं जिनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, वो आराम से सुन सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन के आसपास जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं उसको लाइक जो काम हमारा कान करता है ना, वो ये वाला जो डिवाइस है वो करेगा, जिसकी वजह से जो भी साउंड वेव्स है फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमारे ब्रेन तक ये पहुंचाता है। जो काम हमारा कान कर रहा है वही चीज़ ये डिवाइस करता है। ठीक है, इसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। थर्ड वन इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब मिक्स से आपको समझ आ गया होगा, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल का ये मिक्सचर है। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मिक्सचर होता है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिक्स हियरिंग लॉस बन जाता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मिक्स हियरिंग लॉस कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोथ आउटर एंड मिडिल और इनर ईयर आर इफेक्टेड। इसमें तीनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉजेज, यानी कि ट्रीटमेंट जब आप दोगे जब आपको कॉजेज पता चलेंगे, रियल कॉजेज जो कि डायग्नोस करने के बाद पता चलता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करेगा, कैमरे के थ्रू हो सकता है या फिर वो आपके कान का स्कैन करके देखे। तो उस डॉक्टर्स के पास एक डिवाइस होता है जिसमें वो छोटी सी बहुत पतला सा एक पाइप या फिर कैमरा होता है, उसके अंदर वो लगा होता है, उसके अंदर धीरे 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 कान में लेके जाते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आउटर ईयर में प्रॉब्लम है तो वो आराम से दिख जाती है उसमें, मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साउंड वेव्स जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस कंपोनेंट दिखा रखा है, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरल के कंपोनेंट्स दिखा रखी कि कॉक्लिया में प्रॉब्लम होगी, ऑडिटरी नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर सेल में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मिक्स से पता ही चल ही गया होगा, मिक्स जो है वो सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मिक्सचर है। आप इस पिक्चर को बहुत आराम से रोक करके वीडियो देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आगे देख लेते हैं, आगे दो और हैं, ये थोड़ा अलग है, ये स्पेशल एजुकेटर में हमें मिलता है पढ़ने को ज़्यादातर। नेक्स्ट है ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बेसिकली ये जो है जब कॉक्लिया में इन्फेक्शन हो, देखो एक बार, अकर व्हेन कॉक्लिया इन्फेक्शन नॉर्मली बट साउंड सिग्नल आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स। एक चीज़ समझो, कॉक्लिया अपना काम कर रहा है, कॉक्लिया जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो ऑडिटरी नर्व्स हैं वो दिमाग तक उस चीज़ को पहुंचने नहीं दे रही है, ट्रांसमिट नहीं कर रही है, जो सिग्नल है ना उसको प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं कर रही, कहाँ तक, ब्रेन तक, कॉक्लिया तक साउंड वेव सब चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, लेकिन जो नर्व है ऑडिटरी नर्व्स वो दिमाग तक वो चीज़ नहीं पहुंचने दे रही है या फिर ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है। ये हो सकता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आउटर हेयर सेल वर्क नॉर्मली, आउटर हेयर सेल ठीक से काम कर रही होती है, ब्रेन स्ट्रीम जो है वो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि सुनाई ही नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो भी इंसान कुछ बोलना होता है उसका कुछ गलत ही मीनिंग उसको समझ में आ जाता है सुनने में, कि साउंड तो उसके कान तक जा रही है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही उसके ब्रेन तक, तो वो कुछ गलत ही रिस्पॉन्स निकाल लेता है। स्पीच अंडरस्टैंडिंग ऑफन पुअर देन हियरिंग टेस्ट रिजल्ट सजेस्ट, यानी कि जो स्पीच है वो भी इससे अफेक्ट होती है। देखो आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि आप कुछ बोल रहे हो उन्हें, वो उसका कुछ गलत मतलब निकाल के और वो बोलने लग जाते हैं, फिर वो इन द सेंस कोई भी वर्ड सेम होमोफोन सुने लेकिन वो गलत वर्ड बोलेंगे आपके सामने, क्योंकि सुनने की वजह से उनका स्पीकिंग लेवल जो है, जो स्पीच है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। होता है ऐसा, जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते वो ठीक से बोलने में भी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। आगे सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये है, ये एक्चुअल में हियरिंग लॉस नहीं है, ये समझो, ये ना हियरिंग लॉस नहीं होता, सेंसिटिव CAPD is not a hearing loss in term of hearing sensitivity. Instead, the brain has difficulty processing and interpreting sound. ब्रेन जो है ना, जो साउंड वेव्स आ रहे हैं उनको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है उसका मीनिंग क्या है, ये होता है। यहाँ पर ब्रेन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, किस चीज़ के लिए, जो साउंड आ रही है वो उसको समझ नहीं पा रहा क्या है। हियरिंग सेंसिटिव इज नॉर्मल, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच स्पेशली इन नॉइजी एंड एनवायरमेंट में, नॉइज़ में जहाँ ज़्यादा शोर वहाँ सुन ही नहीं पाएगा बच्चा। प्रॉब्लम विद लिसनिंग, अटेंशन एंड फॉलोइंग वर्बल इंस्ट्रक्शन, मैंने अभी बताया था वो बच्चा लिसन यानी कि सुन ही नहीं पाएगा, अटेंशन बहुत लो अटेंशन होगी इस बच्चे की। तो सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये, और इससे पहले जो हमने अभी किया था, देखो ये वाला ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये वाला जो है, ये दोनों ही नए कॉन्सेप्ट हैं और अभी जो सिलेबस आया था उसमें ऐड हुए हैं। मतलब जो प्रीवियस 2 पेपर देखे थे मैंने उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हो सके ना तो इसके बारे में भी पढ़ कर जाना आप। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके कैसे ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लास्ट में आपको मैंने एक पूरी पिक्चर बना के दी है, इसमें आप हर जो हियरिंग लॉस है उसको बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो उसे। देखिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखो दिखा भी रखा है कि साउंड अंदर जा रही है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। सेंसरी में क्या है, कॉक्लिया में प्रॉब्लम आ रखी है, हियर सेल में प्रॉब्लम है, फिर मिक्स हियरिंग लॉस में दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है। ऑडिटरी में क्या है, कॉक्लिया से ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो जा ही नहीं पा रही। फिर वहीं सेंट्रल में क्या है, साउंड तो अंदर आ रही है लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे कि क्या मीनिंग क्या है उसका। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, आप बहुत अच्छे से इसे रोक करके पॉज लेके पढ़ सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। बाकी का जो चैप्टर है वो देखो, वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं रखते क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती हैं तो बच्चे जो है ना बोर फील करेंगे और हो सकता है उन्हें समझ में भी ना आए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना मुश्किल हो जाता है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है डेली आप उसे हैंड टू हैंड लिखते रहो अपनी नोटबुक के अंदर, और अगर कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।